नमस्कार, अभिनव झा सीए क्लासेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं आपके एससीएमपी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2 मॉडर्न बिज़नेस एनवायरनमेंट। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टडी मटेरियल से बताने के लिए जा रहा हूँ, इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे इश्यू किया गया हो स्टडी मटेरियल से। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियोज़ को देखते-सुनते वक़्त में आपके सामने में स्टडी मटेरियल खुला हुआ होगा। कोशिश करेंगे सवा घंटे में इस चैप्टर को आपको पूरी तरीके से बता सकूँ, मेमोरी टेक्निक के साथ, कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ और यहाँ पर हम लोग फ्लो चार्ट के साथ सारी चीज़ों को देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर आपका जो 2 है मॉडर्न बिज़नेस एनवायरनमेंट उसके बारे में अपनी चर्चा। जैसा कि यहाँ पर नाम है मॉडर्न, तो ये मॉडर्न बिज़नेस एनवायरनमेंट में आपको पता है कि 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन आया, लाइसेंस राज को ख़त्म किया गया। उस वक़्त के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने बहुत सारे डिसीजन लिए जिसे इकोनॉमिक रिफॉर्म आप बोलते हो, ठीक है? लिबरलाइजेशन आया जिसकी वजह से क्या हो गया कि फॉरेन ट्रेड्स को बढ़ावा मिला, जिसकी वजह से आईटी कंपनी और ये बीपीओ, केपीओ सेक्टर देखा जाता है और हमारे देश से इतने लोग फॉरेन जाके काम करते हैं, ये भी देखा जाता है। तो ये जो ओपन अप इकोनॉमी को किया गया पूरे वर्ल्ड लेवल पे, ये सिलसिला चालू हुआ था 1991 में, ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन के शुरुआत के साथ-साथ मॉडर्न बिज़नेस एनवायरनमेंट की शुरुआत हो गई थी क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन को काफ़ी बढ़ावा दिया गया था, तो कई सारे सप्लायर्स वहाँ पर आए। मार्केट में सप्लायर्स आएँगे, तो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा और जब कॉम्पिटिशन बढ़ेगा तो बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से धीरे-धीरे सप्लायर लोग सोचना चालू करेंगे। बायर बायर के नीड को पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहेंगे और जो बायर की नीड को बायर के सेट को सैटिस्फाई ज़्यादा कर पाया, उसका मार्केट जमेगा, बाकी सब धीरे-धीरे फ्लॉप हो जाएगा। तो यही था मॉडर्न बिज़नेस एनवायरनमेंट। मॉडर्न बिज़नेस एनवायरनमेंट में मैंने आपको कुछ बातें आपको जो बताई, यहाँ पर गौरतलब ये है कि सेलर्स की तरफ फोकस नहीं, यहाँ पर बायर के हिसाब से मार्केट चलता है, उसको मॉडर्न बिज़नेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कि पेज नंबर आपका 2.3 रहेगा। पेज नंबर 2.3 पर आप एक यहाँ पर देखोगे कि आपका कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है किसका? मॉडर्न बिज़नेस एनवायरनमेंट का। यानी कि आपका जो सेलर्स मार्केट से बायर्स मार्केट की तरफ जो मार्केट मूव किया, तो उसके क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन वर्ड की बात की, फिर कॉम्पिटिशन वर्ड की बात की, उसके अलावा न्यू मार्जिन मेथड। तो अगर आप ट्रेडिशनल सिस्टम में देखोगे तो कॉस्ट प्लस मार्जिन मेथड फॉलो किया जाता था। मतलब क्या कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे, उसमें जितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है वो ऐड कर देते थे और इससे आपका क्या होता था, अल्टीमेट प्राइस का पता चल जाता था। लेकिन अभी नए नए मार्जिन मेथड ढूंढे जा रहे हैं, जिसका एग्जाम्पल आपका कौन सा हो गया? तो आपका टारगेट कॉस्टिंग हो गया। फिर क्योंकि दुनिया भर में इंटरनेट वगैरह सब की वजह से क्या हो गया कि बिज़नेस को एक अलग ही रूप मिला और जिसकी वजह से डाटा और इन्फॉर्मेशन पर एक्सेस करना उसे और नॉलेज पर एक्सेस करना आसान हो गया, जिस पर मार्केट पर फ़र्क पड़ा, जिसकी वजह से लोग अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ा लोगों में, पब्लिक में, कस्टमर्स में। उसके बाद टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ने के कारण जो कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ी और रॉ मटेरियल या जो भी चीज़ें आपको चाहिए होती है अब टाइम पर आती है टेक्नोलॉजी के कारण और एक्सेस कैपेसिटी के कारण, ठीक है? टाइम पर आ जाती है, एक्सेस कैपेसिटी क्यों बढ़ा? टेक्नोलॉजी की वजह से बढ़ा। और दुनिया भर में ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कंसेप्ट जो है वो आगे बढ़ा। अब इसका मेमोरी टेक्निक क्या होता है कि आप अपने माते को बोलते हो, यानी कि अपनी माता को बोलते हो। पेज नंबर 2.3 पे ये सारी बातें बताई गई है। अपनी माता को आप क्या बोलते हो कि माते, हम के लोग क्योंकि मॉडर्न है इसकी वजह से ग्लोबल कंपटीशन के दौरान हम लोगों को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि आप मॉडर्न हो इसकी वजह से आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो, ऐसे करके सेटिस्फाई करो अपनी माते को। तो ग्लोबल का मतलब यहाँ पर हो गया वर्ल्ड इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है? कंपटीशन का मतलब क्या हो गया? लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल सब लेवल पे कंपटीशन बढ़ा। न्यू मार्जिन मेथड मतलब आपका कई 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 तरह से जो है ना, जैसे यहाँ पर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड निकालते थे ना, वैसे कई तरह से मेथड्स आए। उसके बाद अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डाटा एंड नॉलेज। उसके बाद टाइमली रॉ मटेरियल वगैरह सब आपको मिल जाता है और जो भी चीज़ें आपको मेटल सर्विसेज मिल जाती है वो सब मिलता है आपको एक्सेस कैपेसिटी टेक्नोलॉजी की वजह से और आपका ग्लोबल ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब ट्रेडिशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? तो ट्रेडिशनल में सारी चीज़ें थी किसके हैंड में? सप्लायर्स के हैंड में थी। यानी कि आप ट्रेडिशनल में देख सकते हो कि प्राइस, क्वालिटी और टाइम ये सब कौन डिसाइड करता था? ये सप्लायर डिसाइड करता था। ये आपका पेज नंबर 2.2 पर लिखा गया है कि प्राइस, क्वालिटी, टाइम सप्लायर डिसाइड करता था। नहीं, यानी कि जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा या ट्रेडर होगा या मैन्युफैक्चरर होगा उसके हिसाब से चलेगा। प्राइस वो डिसाइड करेगा जिसमें वो क्या निकालता था? पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से ऐड कर देता था अपना प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद क्वालिटी वो भी डिटरमाइन कौन करता था? सप्लाई डिटरमाइन करता था। रिस्पॉन्स टाइम यानी कि कुछ प्रॉब्लम आया तो रिस्पॉन्स टाइम कौन डिटरमाइन करता था? वो भी सप्लाई डिटरमाइन करता था। केवल कुछ हद तक परफॉर्मेंस डेडिकेट कर दिया जाता था कस्टमर को कि परफॉर्मेंस का फैसला तुम लो, लेकिन उससे कोई खास उनको फर्क
फर्क नहीं पड़ता था। तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, क्वालिटी, टाइम, उसके बाद परफॉर्मेंस, ये बात हम लोगों ने देखी। जो आपका ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में जो डायमेंशन है वो किसकी तरफ था? सप्लायर्स की तरफ था, सप्लायर्स की तरफ था। तो ट्रेडिशनल बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या था? सप्लायर की तरफ जो है ना सारा सिक्का था। और मॉडर्न में क्या हो गया कि ग्लोबलाइजेशन, कंपटीशन, न्यू मार्जिन मेथड, अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ डाटा एंड नॉलेज, उसके बाद टाइम पर रॉ मेटेरियल वगैरह सब मिल जाना, और एक्सेस कैपेसिटी और ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल, ठीक है, वर्ल्ड वाइड। ये आपका क्या हो गया? ये मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट हो गया। अभी हम लोग बात करते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की। तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या होता है कि क्वालिटी को बढ़ाने के लिए जो खर्चा आप करते हो, प्लस क्वालिटी को अच्छे नहीं कर पाए इसकी वजह से जो खर्चा आपको करना पड़ता है मजबूरी में, उसको हम लोग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए जो भी खर्चा आप करते हो उसको कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। इंक्लूडिंग अगर आप क्वालिटी को इंप्रूव नहीं कर पाते हो, क्वालिटी अच्छी नहीं है जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में भुगतान करना पड़ता है, उन दोनों कॉस्ट को मिला के बोलते हैं कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी प्लस कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब यहाँ पर बात करते हैं स्टडी मेटल में पेज नंबर 2.3 पे आपका दिया गया है कैटेगरीज। ये बोला गया व्यू रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, मतलब कॉस्ट ऑफ क्वालिटी की तरफ लोगों का नजरिया क्या क्या है उसके बारे में जरा जानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हाई क्वालिटी के लिए हाई खर्चा करना पड़ता है, हाई क्वालिटी हाई कॉस्ट को कहा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हाई क्वालिटी को अगर आप हाई क्वालिटी को बढ़ावा दोगे तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जैसे ही आपकी बढ़ेगी तो अल्टीमेटली आपका सेविंग बढ़ेगा। जैसे कि गुड क्वालिटी पे जब आप खर्चा करते हो तो बैड क्वालिटी पर जो आपको खर्चा फ्यूचर में करना पड़ता है ना, वो आपका अल्टीमेटली बचेगा, आपका मार्केट बढ़ेगा, आपका इज्जत बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा, तो अल्टीमेट सेविंग होगी। तो सेविंग ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पे खर्चा करने से, सेविंग आपका ज्यादा होगा। ये पहली कैटेगरी हाई क्वालिटी हाई कॉस्ट। दूसरी कैटेगरी सेविंग ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पर खर्चा करने से। तीसरा कैटेगरी कि कई तरह के रेवेन्यू लॉस या फिर मार्केट शेयर या हिडन कॉस्ट होते हैं, वो आपके सामने आएंगे। तो क्या क्या व्यू है रिगार्डिंग कॉस्ट ऑफ क्वालिटी? तो 3 व्यू है, हाई क्वालिटी हाई कॉस्ट, सेविंग ज्यादा होगा, ठीक है, सेविंग का बेनिफिट ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पर खर्चा करने से। तीसरा कि आपका क्या होगा कि मार्केट जो रेवेन्यू लॉस, मार्केट शेयर और हिडन कॉस्ट से भी बच पाओगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पर। ये 3 तरह के व्यूज आप बता सकते हो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में। 3 तरह के व्यूज आप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में आप बता सकते हो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना कि कैटेगरीज ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जब आपको पूछा जाएगा तो आप कंपोनेंट लिख के नहीं आओगे। फिर हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी प्लस कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, ठीक है। गुड क्वालिटी प्लस बैड क्वालिटी का कॉम्बिनेशन ही कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ये गुड क्वालिटी को कन्फर्मेंस कॉस्ट, क्योंकि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को आपने कंफर्म कर दिया, इसकी वजह से कन्फर्मेंस कॉस्ट बोलते हैं। और कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को नॉन कंफर्म करने की वजह से जो खर्चा होता है उसको नॉन कंफर्मेंस कॉस्ट बोलते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल को भी आप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोल सकते हो। यानी कि हम लोगों ने 2 कैटेगरी में देखा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कंट्रोल फेलियर का खर्चा। ये आपका क्या बोलते हैं पुअर क्वालिटी का कॉस्ट का तीसरा नाम है। यानी कि गुड क्वालिटी, कंफर्मेंस और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एक ही होता है। उसके पुअर क्वालिटी, नॉन कंफर्मेंस और कंट्रोल फेलियर, ये नाम एक ही होता है। ये तीनों नामों में से कोई भी नाम यूज किया जा सकता है, इसलिए बड़े नाम से फंसना नहीं है, ध्यान से देख लेना है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल फेलियर, नो कन्फॉर्मेंस कॉस्ट, नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट, और उसके बाद आपका गुड क्वालिटी का कॉस्ट और पुअर क्वालिटी का कॉस्ट, ये बात बताया जाता है। ये जो गुड क्वालिटी पर जो आप खर्चा कर सकते हो, क्योंकि आसान नाम गुड क्वालिटी है इसलिए हम गुड क्वालिटी बोलेंगे, इसका आसान नाम पुअर क्वालिटी है इसलिए हम लोग यही बोलेंगे। बट आपको तीनों बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए। गुड क्वालिटी का खर्चा कब तक कर सकते हो? जब तक प्रोडक्शन स्टॉप ना कर दो, मतलब प्रोडक्शन कंप्लीट होने तक जो खर्चा होता है वही गुड क्वालिटी का खर्चा में से आ जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन स्टॉप होने के बाद ये पुअर क्वालिटी का खर्चा का भुगतान करना पड़ता है। प्रोडक्शन बंद होने के बाद ही पुअर क्वालिटी का खर्चा का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर जो है ना, प्रोडक्शन स्टॉप होने तक ये जो प्रिवेंशन और अप्रेजल है वो आपका कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी का पार्ट माना जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी को 2 कैटेगरी में बांट सकते हो। पहली कैटेगरी प्रिवेंशन, जो कि प्रोडक्शन शुरू होने से पहले जो भी खर्चा करते हो उसको प्रिवेंटिव कॉस्ट कहा जाता है। और प्रोडक्शन के दौरान जो भी खर्चा करते हो उसको अप्रेजल कॉस्ट कहा जाता है। स्टडी मटेरियल में काफी सारे एग्जांपल लिखे गए हैं, उम्मीद करता हूं आपके सामने में स्टडी मटेरियल खुला हुआ होगा। अगर नहीं खुला हुआ है तो कम से कम पीडीएफ में आप जरूर से स्टडी मटेरियल को खोल लो, क्योंकि पेज नंबर के वाइज मैंने सारी चीजें लिखी हुई है। फिर यहाँ पर बात करते हैं प्रोडक्शन स्टॉप होने से पहले, लेकिन गुड्स के बिकने से पहले और डिलीवर होने से पहले जो भी खर्चा करते हो। प्रोडक्शन बंद हो चुका है, माल तैयार है,
लेकिन अभी तक बिका नहीं है वो, तो इंटरनल फेलियर को बोलते हैं। बिका नहीं है तब तक इंटरनल फेलियर बोलते हैं, और बिक के डिलीवर हो गया उसके बाद जो खर्चा करते हैं उसको एक्सटर्नल फेलियर बोलते हैं। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कुछ एग्जांपल के बारे में। प्रिवेंटिव कॉस्ट किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको क्या बोला था, प्रोडक्शन चालू होने से पहले का खर्चा आपका क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव कॉस्ट कहलाता है। जिसमें यहाँ पर बात करते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट मतलब सबसे पहले इंजीनियरिंग करना है, ट्रेनिंग देना है, आपको क्वालिटी से रिलेटेड जो भी काम करना है वो कर लो, क्योंकि ये आपका प्रोडक्शन अभी तक चालू नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्वालिटी इंजीनियर, क्वालिटी ट्रेनिंग, रिपोर्ट और क्वालिटी ऑडिट, क्वालिटी प्लान, क्वालिटी सर्किल, ये सब जो इंजीनियर ट्रैप्स हो गया सर्किल में, ये जो है क्वालिटी आगे में लगा हुआ है, ये प्रिवेंटिव कॉस्ट का एग्जाम्पल है। बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं स्टडी मटेरियल में, लेकिन इसको मैंने थोड़ा समराइज करने का ट्राई किया है। तो क्वालिटी इंजीनियरिंग, उसके बाद टी फॉर ट्रेनिंग, आर फॉर रिपोर्ट, ए फॉर ऑडिट और पी फॉर प्लान, सब में क्वालिटी लगा हुआ है, और क्वालिटी सर्किल। फिर रिव्यू की बात करते हैं तो क्वालिटी, ये भी प्रिवेंटिव कॉस्ट होता है, रिव्यू डिजाइन और रिव्यू सप्लायर। अब हम लोग बात करते हैं अप्रेजल कॉस्ट के बारे में। अप्रेजल कॉस्ट की कहानी कहां से होती है, तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन जो भी काम किया जाता है उसको अप्रेजल कॉस्ट बोलते हैं। आप अप्रेज करने के लिए प्रोडक्शन के दौरान तो सबसे पहले टेस्टिंग करते हो, फील्ड पर जाकर टेस्टिंग करते हो। अभी प्रोडक्शन फैक्ट्री में आप चले गए, ठीक है, ये काम आप जो है ना ऑफिस में बैठ के कर रहे थे, लेकिन इसके के लिए तो आपको कंफर्म फैक्ट्री जाना पड़ेगा। तो टेस्टिंग, फील्ड टेस्टिंग, मटेरियल टेस्टिंग, उसके बाद इंस्पेक्शन करना है आपको, मटेरियल का, प्रोडक्ट का, पैकिंग का इंस्पेक्शन करना है। फिर एक्सेप्टेंस यानी कि प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस लेना है। उसके बाद जो है ना, मतलब जैसे ही खाना बना थोड़ा सा टेस्ट करवा के आप देखते हो तो एक्सेप्टेंस लेते हो, तो प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, प्रोसेस एक्सेप्टेंस। उसके बाद फिर बात करते हैं इक्विपमेंट मेजरमेंट और आउटसाइड सर्टिफिकेशन, मतलब फैक्ट्री में आप बुला के आउटसाइड के लोगों को बोलते हो कि भाई हमारा प्रोडक्शन वगैरह है, सही से जा रहे हैं ना हम, उसको जरा चेक कर लो, यानी कि आप थोड़ा सी प्रोसेस हमारा देखो कैसा है। ठीक है, इसको अप्रेजल कॉस्टिंग बोलते हैं। फिर इंटरनल फेलियर, इंटरनल फेलियर में ना ज्यादातर री वर्ड लगा हुआ है। जरूरी नहीं है कि जितना भी री वर्ड लगा हुआ रहेगा या जितना भी क्वालिटी वर्ड लगा रहेगा वो प्रिवेंटिव ही होगा, और रीवर्ड लगा होगा मतलब इंटरनल फेलियर ही होगा। इंटरनल फेलियर कब होता है, प्रोडक्शन स्टॉप होने के बाद लेकिन अभी तक सब सेल एंड डिलीवरी नहीं हुई है। तो आपको हो सकता है कि आपकी फैक्ट्री में गुड्स तैयार है, उसका रिवर्क करना पड़ सकता है, रिपेयर करना पड़ सकता है, रीटेस्ट, रीडिजाइन या फिर रेक्टिफिकेशन करना पड़ सकता है। ये जो भी री लगे हुए हैं ना वो आपके इंटरनल फेलियर हो जाएंगे। लेकिन कुछ री जैसे कि रिटर्न करना, रीपेड करना और रिकॉल करना, रिटर्न, रिपेड और रिकॉल, ये आपका एक्सटर्नल फेलियर के खर्चे में आएगा। स्क्रैप इंटरनल में डाउनग्रेड, आपका जो है ना डाउनग्रेड हो गया, यानी कि ग्रेड अच्छे से बुरा ग्रेड में हो गया, ए ग्रेड के बदले बी ग्रेड तैयार हो गया, डाउनग्रेड होना, डाउन टाइम होना, ये भी इंटरनल फेलियर कहलाता है। एक बार एग्जाम्पल आप देख लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल फेलियर के बारे में। तो एक्सटर्नल फेलियर की जब हम लोग बात करते हैं तो रिकॉल का कॉस्ट, रिटर्न का कॉस्ट एंड रिटर्न एंड री अलाउंस का कॉस्ट, ठीक है, उसके बाद रीपेड का कॉस्ट, ये सारे खर्चे एक्सटर्नल फेलियर हो गए, क्योंकि गुड्स बिक जाने के बाद और डिलीवर हो जाने के बाद ये खर्चे होते हैं। या फिर बैड परफॉर्मेंस आपका गुड्स दे रहा है जिसकी वजह से सेल्स लॉस हुआ, मार्केट शेयर लॉस हुआ, प्रोडक्ट की लायबिलिटी आई, कोई लिटिगेशन वगैरह हो गया, कस्टमर सपोर्ट आपको देना पड़ गया। ठीक है, जैसे आपने एचपी का लैपटॉप लिया था, घर ले जाने के बाद वहाँ हैंग हो रहा था तो आप कस्टमर सपोर्ट पे जाते हो, तो उनका एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट होता है। फिर जो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती है ना, उसको कई तरीके से आप डिटरमाइन कर सकते हो। कई तरह से डिटरमाइन मतलब इफर्ट के बेसिस पर डिटरमाइन कर सकते हो, मॉनेटरी टर्म में मेजरमेंट कर सकते हो, और परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट के टर्म में आप मेजरमेंट कर सकते हो। इफर्ट के बेसिस पर मतलब कितना घंटा लगा, कितना दिन लगा ठीक करने में, ठीक है, इफर्ट के बेसिस पर लगा सकते हो, कितने मैन पावर लगे, कितना क्या बोलते हैं ये मटेरियल लगा, ये सारी चीजें आप देख सकते हो इफर्ट बेसिस पे। दूसरा मॉनेटरी टर्म में कितना कितना पैसा खर्चा हुआ, और इसमें इंक्लूडिंग अदर टेंजिबल लायबिलिटीज और क्या क्या खर्चे हो जाते हैं। उसके बाद परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट के टर्म में आप डिटरमाइन कर सकते हो। इस तरह से कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को कई तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है। फिर हम लोग बात करते हैं ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी किसको बोलते हैं। तो ये ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी पेज नंबर 2.8 पर आपका दिया गया है, जहां पर गुड क्वालिटी का कॉस्ट और बैड क्वालिटी का कॉस्ट मिनिमम लेवल पे होता है, उसको ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहा जाता है। अगर इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात आती है हमारी कि ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी किसको बोलेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी प्लस कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके पास अल्टरनेट 1 है, ठीक है, सबसे पहले अल्टरनेट 1 है, 2 है और 3 है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आपका कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी में। गुड क्वालिटी में प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, और बैड क्वालिटी में इंटरनल कॉस्ट और एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। ठीक है, अभी पहले आप प्रिवेंटिव पे कोई खर्चा करते ही नहीं हो तो आपको क्या होगा, बैड क्वालिटी के लिए इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर ज्यादा हो गया, टोटल आप क्या करोगे, रैंकिंग 10 दोगे। उसके बाद अल्टरनेट 2 की बात करते हैं। अल्टरनेट 2 में आप क्या करते हो, प्रिवेंटिव पे खर्चा करते हो, 3 रुपए खर्चा करते हो, यहाँ पर 2 रुपए खर्चा करते हो। जाहिर सी बात है कि आपका इंटरनल एक्सटर्नल फेलियर थोड़ा कम
कम होगा, यानी कि 0.5 हुआ, 3 2 5 और 1 6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपका अल्टरनेट 3 में आप और प्रिवेंटिव पे खर्चा बढ़ा देते हो और अप्रेजल पे 1 रुपये का खर्चा करते हो, तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा कि बैड क्वालिटी का खर्चा कम हो जाएगा। तो 7 1 8 और यहाँ पर 8.20 हो गया, 8.20 हो गया। अभी गौरतलब ये है कि आपका अगर फाइनेंशियल टर्म में केवल आप देखोगे तो सबसे लो में ये अल्टरनेट जाता है, सबसे कम बजट में ये अल्टरनेट जाता है। इसका मतलब ये अल्टरनेट टू फाइनेंशियल टर्म में आप इसको सेलेक्ट कर पाओगे। ऑप्टिमल लेवल जो आप डिटरमाइन करते हो वो फाइनेंशियल टर्म में डिटरमाइन करते हो, तो अल्टरनेट टू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो कि नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव को आप देखोगे तो एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट और इंटरनल फेलियर कॉस्ट, यानी कि बैड क्वालिटी का कॉस्ट मतलब बदनामी, यहाँ पर 1 रुपया आपके हो रहे हैं और यहाँ पर 20 पैसे में काम चल जा रहा है, 20 पैसे में काम चल रहा है, यानी कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को भी आप कंसिडर करोगे तो आप अल्टरनेट 3 चूज कर सकते हो, भले आपका कॉस्ट 8.20 आता है। अब ये जो कॉस्ट है उसको कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम गुड क्वालिटी पर खर्चा किया जा सके, कितना ज्यादा से ज्यादा गुड क्वालिटी पर खर्चा किया जा सके, जिससे हमारा ये जो टोटल कॉस्ट है ना, अल्टीमेट ओवरऑल कॉस्ट, ये बढ़े ना, ये मिनिमम लेवल पे रहे, ये मिनिमम लेवल पे रहे, उसी को बोलते हैं ऑप्टिमल लेवल, उसी को बोलेंगे ऑप्टिमल लेवल। तो यानी कि आपका यहाँ पर क्या होगा, देखो जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बढ़ा रहा है वैसे वैसे कॉस्ट ऑफ बैड क्वालिटी कम हो रहा है, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जो कि आपका ऑप्टिमल लेवल होगा, इससे ज्यादा कन्फॉर्मेंस कॉस्ट यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड क्वालिटी अगर आप खर्चा करते हो तो अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट आपका बढ़ेगा और फाइनेंशियल टर्म में आपको थोड़ा ज्यादा खर्चा भुगतान करना पड़ सकता है। उसी को आप क्या बोलोगे, उसी को ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बोलोगे। स्टडी मटेरियल पर आपका जो ग्राफ दिया गया है उसमें टोटल कॉस्ट भी ऐसे करके इंक्लूड करके दिया गया है, तो एक बार देख लेना, अगर आपसे पूछा जाए तो फिर आप इसको लिखोगे। अभी हम लोग बात करते हैं कि पीएफ के स्टेप्स। पीएफ के स्टेप्स क्या होता है कि पीएफ मॉडल में आप एक चीज डिसाइड करते हो कि प्रिवेंशन, अप्रेजल और फेलियर के रिस्पेक्ट में, इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर दोनों का कंबाइन करके यहाँ पर बोल दिया गया है। तो इस पर आप कितना खर्चा करते हो, इसकी वजह से आपको कुछ बातें डिटरमाइन करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको डिटरमाइन करना पड़ता है कि फिलहाल आपका परिस्थिति क्या है, यानी कि अभी आपको इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा कितना फेलियर डिफेक्ट है आपके सिस्टम में। फिर यहाँ पर बात करते हैं कि जो सिस्टम में डिफेक्ट है उसकी वजह से जो क्वालिटी प्रोड्यूस होता है उसमें कुछ एजम्पशन करके हमको क्वांटिफाई करना है कि कितना लॉस होता है या कितना खर्चा बैठता है, ठीक है। तो करंट डिफेक्ट को जानना और क्वांटिफाई करना। अब जब क्वांटिफाई कर ही लिया तो उसको क्लासिफाई भी कर दो, कन्फॉर्मेंस और नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट में क्लासिफाई कर दो उस डाटा को, कितना आपका गुड क्वालिटी की वजह से खर्चा और कितना बैड क्वालिटी की वजह से खर्चा है, ठीक है। ये क्वांटिफाई करने का इसको क्लासिफाई कर देना है। उसके बाद बात करते हैं कि वीक एरिया को इंप्रूव करना है। वीक एरिया को इंप्रूव करना है कई रिसोर्सेस खर्च करके, और ये इवैल्यूएशन फिर कंटिन्यूअस करना है, ठीक है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो प्रिवेंशन, अप्रेजल और आपका जो फेलियर है उसमें कितना खर्चा करना, उसको डिटरमाइन करने से पहले आपके स्टेप्स है कि सबसे पहले फेलियर में कितना डिफेक्ट है उसके क्वांटिफाई करना है, फिर क्लासिफाई करना है, फिर वीक एरिया को इंप्रूव करना और कंटिन्यूअस। पीएफ के यही स्टेप्स होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, इसको बोलते हैं आइसबर्ग मॉडल। आइसबर्ग मॉडल क्या होता है कि पानी के जो ऊपर की चीजें हैं वो दिखाई देती है लेकिन अंदर की चीजें दिखाई नहीं देती है। इसको ठीक करना आसान होता है लेकिन इस पर काफी केयर जो है ना वो करना पड़ता है, क्योंकि एक प्रकार का ये हिडन खर्चा होता है। इसी को आइसबर्ग मॉडल बोलते हैं। जैसे कि आपको रिवर्क करना पड़ा, रिजेक्ट हुआ, टेस्ट कॉस्ट बैठा, वेस्ट निकल आया, कस्टमर रिटर्न कर दिया, इंस्पेक्शन कॉस्ट हो गया या रिकॉल का खर्चा हो गया, ये सब विजिबल खर्चे होते हैं जो दिखता है। लेकिन नीचे के खर्चे जो आइसबर्ग के जो है ना, नीचे के खर्चे आपको दिखते नहीं है। जैसे एक्सेसिव ओवर टाइम करना पड़ गया, लेट पेपर वर्क हुआ, ठीक है, टाइम विद डिससेटिस्फाइड कस्टमर, समय के साथ साथ कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहा है हमारे प्रोडक्ट से, एक्सेस आईटी सिस्टम कॉस्ट, ठीक है, एक्सेस इन्वेंट्री हमारे पास जमा हो गया, ये बाद में प्लानिंग में डिले हो गया, ये जो नीचे है वो खर्चा जो होता है, ये कुल मिला के देखा जाए तो ये आपका आइसबर्ग मॉडल कहलाता है। फिर हम लोग बात करते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होता है, यहां पर आप क्या करते हो, टोटल क्वालिटी, नाम से ही जाहिर है कि आप क्वालिटी को मैनेज करने के लिए यानी कि डिफेक्ट को कम करने के लिए, जीरो डिफेक्ट करने के लिए लगातार एक जो है ना इंप्रूवमेंट करते रहते हो। कस्टमर का एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए जीरो डिफेक्ट का टारगेट लेकर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट आप लगाते हो, ठीक है। जिसमें आप क्या करते हो, एक अच्छा प्रोडक्ट मिक्स तैयार करते हो जिससे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट तैयार हो, ठीक है। उसके बाद फिर बात करते हैं कई तरह के एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हो, फिर प्रोसेस इंप्रूव करते हो अपना,
टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट लेते हो ताकि वो क्वालिटी का पार्ट बनेगा तो वही फाइनेंस फंड वगैरह सब देगा, उसके बाद परफॉर्मेंस को मॉनिटर वगैरह करते हो। ये सारी बातें आपकी पेज नंबर 2.11 पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की थ्योरी में लिखी गई है। फिर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है उसमें क्या क्या स्टेज होता है उसको मैनेज करने का। यहाँ पर 3 बातें तो फोकस के टर्म पे ही बताई गई है कि पहली बात भी यहाँ पर फोकस, एक बात यहाँ पर भी फोकस और तीसरा फोकस यहाँ पर, यानी कि आपका सबसे पहले टीम वर्क पे फोकस किया जाता है। टीम वर्क को बोला जाता है भाई साहब टास्क जो है ना वो टाइम पर कंप्लीट करो, इस पर फोकस करो और लगातार इंप्रूवमेंट पर भी फोकस दिया जाता है। क्वालिटी तो बढ़े ही लेकिन रिजनेबल कॉस्ट पे बढ़े, ये भी ध्यान रहे और हमारा इंटरनल सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो, यानी कि कॉमन एम के साथ ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाया जा सके। इसका मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर क्या देखा आपने, सबसे पहले आपने देखा कि टीम वर्क पर फोकस किया जाता है और टास्क कंप्लीट करने के लिए उनको बोला जाता है। फिर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पर लगातार फोकस करने के लिए बोला जाता है। क्वालिटी रिजनेबल कॉस्ट पे ही होनी चाहिए और इंटरनल सिस्टम बिजनेस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हमारा पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलना चाहिए। ये स्टेज ऑफ टीक्यूएम मैनेजमेंट। अगर इस बातों को आप देखोगे गौर से तो आप देख रहे हो कि हमारे इंटरनल सिस्टम पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है इसमें कुल मिला के। तो धीरे धीरे करके आपको आगे करके ये सब पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं 6 C's ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम के 6 C's क्या क्या होते हैं। जो लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा है कंट्रोल, इसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर से कंट्रोल करना चाहिए सारे स्टेजेस को, ये बताया गया है। ये आगे चलकर डिसएडवांटेज भी बनने वाला है। तो कमिटमेंट कल्चर, उसके बाद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कॉपरेशन, कस्टमर फोकस और उसके बाद कंट्रोल। इसका मतलब अगर आप देखा जाए तो सलमान खान की मूवी 6 C's ऑफ टीक्यूएम से आपको याद आ जाएगी क्योंकि एक बार कमिटमेंट कर दी ये वाला डायलॉग और उसके बाद कितना भी हम आपके हैं कौन वगैरह में काफी कल्चर वाला दिखाया है उसको, और दिखाया गया है कि सलमान खान ने अपने बॉडी को काफी इंप्रूव किया। इंप्रूव करते करते इतना दुबला पतला से आज के टाइम में देखो कैसा हो गया। उसके बाद सलमान खान काफी कोऑपरेटिव है, लोगों को काफी कोऑपरेट करता है और कस्टमर फोकस रहता है, यानी कि आपके जो मूवीज वगैरह आप उसके देखते हो तो आप लोग उसके कस्टमर हो गए, उन सब पर भी काफी फोकस करता है। और सलमान खान ने इतना कंट्रोल किया कि अभी तक शादी नहीं की है। इसका मतलब कमिटमेंट कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कॉपरेशन, कस्टमर फोकस और कंट्रोल, ये 6 चीज को आप कैसे याद रखोगे, सलमान खान से याद रखोगे। तो सबसे पहले कमिटमेंट की बात जो आती है ना, तो कमिटमेंट किसका लेना चाहिए, तो टॉप मैनेजमेंट का क्लियर कमिटमेंट लेना चाहिए कि वो लोग क्वालिटी का पार्ट बने। कल्चर यानी कि आपका क्वालिटी एज ए जॉब पार्ट हो जाए ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसा कल्चर होना चाहिए। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कभी भी इंप्रूवमेंट के लिए रूम छोड़ना यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी छोड़नी जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं कॉपरेशन। कॉपरेशन का मतलब क्या हो गया कि आपका सभी का पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। कस्टमर फोकस एक्सटर्नल लेवल पर अल्टीमेट कंज्यूमर जिसको आप जीएसटी में बोलते हो, फाइनल प्रोडक्ट या सर्विस जो यूज करते हैं। और जो आपका इंटरनल कंज्यूमर हो गया वो कौन हो गया, आपके एजेंसी वाले, आपका एजेंट, आपका ब्रांच, आपका ऑफिस या आपका फ्रेंचाइजी लेने वाला, ये सब इंटरनल कस्टमर पर भी फोकस करने चाहिए। फिर कंट्रोल यानी कि डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। कमिटमेंट कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कॉपरेशन, कस्टमर फोकस और कंट्रोल। फिर हम लोग बात करते हैं जो डीमिंग था ना, वो भाई साहब क्यों पीछे रहते हैं, इन्होंने भी 14 मेथोलॉजी बता दी, लेकिन ये बहुत कूल आदमी था। डीमिंग जो था बहुत कूल आदमी था, इसने बहुत सारे कूल मेथोलॉजी बताया उसमें। इसमें कुल मिला के देखा जाए तो डेमिंग है, उसी से मेमोरी टेक्निक आता है जिसमें डी का 3 पॉइंट है, ई का 3 पॉइंट है, एम का 3 पॉइंट है और आई का 3 पॉइंट है। तो ये 12 पॉइंट तो ऐवे ही हो गए। उसके बाद एनजी, ये 2 पॉइंट है, ठीक है। तो 12 2 14 पॉइंट, डीमिंग के 14 पॉइंट जो है इस तरीके से आपको याद रखने हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डीमिंग के 14 पॉइंट में। डीमिंग ने क्या बोला था, डीमिंग ने बोला था कि ड्राइव आउट द क्वालिटी फियर्स। एम्प्लॉय की नजरों में, वर्कर के माइंड में से क्वालिटी का डर निकालो, क्वालिटी के का डर निकालो, डर के आगे जीत है, ठीक है। क्वालिटी का ड्राइव आउट कर दो, क्वालिटी का डर। दूसरा बोला था कि एंड में इंस्पेक्शन करते हो ना, उससे बढ़िया है कि शुरू से इंस्पेक्शन लगा के रखो, इन इंस्पेक्शन डिपेंडेंस को हटाओ, ठीक है। तीसरा बोला था ब्रेक बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है ना उसको दूर करो, यानी कि ड्राइव आउट क्वालिटी फियर, एंड में इंस्पेक्शन करने के डिपेंडेंस को हटाओ और बैरियर बिटवीन डिपार्टमेंट को दूर करो। एलिमिनेट करने के लिए बोला था कि टारगेट का स्लोगन्स जो होता है ना, ये सब से बोर मत करो, टारगेट के लिए टारगेट मत दिखाओ, स्लोगन मत बोलो, न्यूमेरिक कोट मत करो और रेटिंग वेटिंग का सिस्टम हटा दो। एनुअल या रेटिंग या मेरिट सिस्टम जो देते हो ना वो हटा दो, यानी कि ये सब जो है ना एलिमिनेट कर दो। टारगेट, स्लोगन, न्यूमेरिक कोड, एनुअल रेटिंग सिस्टम या मेरिट सिस्टम ये हटा दो। उसके बाद एम से बोला था कि मिनिमम कॉस्ट में आपको जो है ना वो इंप्रूवमेंट करना है, तो आप क्या करो, सिंगल सप्लायर के साथ ही सप्लाई लो। आप काफी सोच समझ के सप्लायर चूज करो, लेकिन जिससे लो उसी से लो, बराबर वो कमिटमेंट टाइम पर देगा, ठीक है। और जस्ट इन टाइम वगैरह सब का फॉलो करो। उसके बाद ट्रेनिंग पर ज्यादा फोकस करो और पुट एवरीवन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सभी को ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान दो, सभी को जॉनी लीवर से शाहरुख खान बनाओ। यानी कि आपको क्या करना है, मूव टुवर्ड्स पुट एवरीवन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, सबको
ट्रांसफॉर्मेशन करो। मिनिमम कॉस्ट, मूव टुवर्ड्स ट्रेनिंग और मूव टुवर्ड्स पुट एवरीवन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। आई का मतलब क्या हो गया, इंप्रूव करो हर एक प्रोसेस को, इंप्रूव करो प्रोडक्ट एंड सर्विस को, लीडरशिप प्रोग्राम लगाओ, विवेक बिंद्रा सबको बुलाओ। तो इंप्रूव ईच प्रोसेस, इंप्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, इंस्टीट्यूट लीडरशिप प्रोग्राम। एन का मतलब नई फिलॉसफी को अडॉप्ट करो, और जी का मतलब क्या होता है, जनरेट या इंस्टीट्यूट करो एजुकेशनल प्रोग्राम और आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इस पॉइंट्स को आप लिखोगे, बार बार जो है ना इसको ध्यान में रखोगे। अभी इसके अलावा डेमिंग यही रुका नहीं, उन्होंने ये जो आपका टीक्यूएम के लिए पीडीसीए साइकिल भी बताया, प्लान डू चेक और एक्ट वाला साइकिल भी बताया। पहले बोला कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्लान करो, उसको इंप्लीमेंट करो, और इंप्लीमेंट करने के बाद जो है ना इफेक्टिवनेस उसका सही चल रहा है कि नहीं उसको मेजर करो, और अकॉर्डिंगली करेक्टिव एक्शन ले लो, फिर से प्लान करो। ठीक है, इस तरह से ये साइकिल चलते चला जाएगा। तो टीक्यूएम के कुछ क्रिटिसिज्म भी आए, तो घर में काम वाली बाई होती है ना, उस पर क्रिटिसिज्म बहुत लोग निकालते हैं, जितना भी अच्छे से साफ सफाई करे ना वो, उनको लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं, उनको बुरा लग जाता है, तो वो भी क्रिटिसिज्म निकालती है आपके टीक्यूएम पे। वो घर की काम वाली बाई को, जो नॉर्थ इंडिया में है, यूपी बिहार साइड में आप देखोगे दाई बोला जाता है, दाई माँ भी बहुत लोग बोलते हो, तो DAI दाई, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन फोकस्ड। बोलते हैं ये बहुत बोरिंग हो रहा है तुम्हारा जो कंट्रोल जो मैंने दिखाया था ना 6 C's वाला, तो डॉक्यूमेंटेशन फोकस। क्वालिटी एश्योरेंस सिर्फ देते हो, क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक्चुअली नहीं होता है, क्वालिटी एश्योरेंस केवल होता है, भरोसा केवल दिया जाता है, एक्चुअली में नॉट इंप्रूव। उसके बाद फिर बोलता है इंटरनल फोकस होता है। मैंने आपको बोला था डिसएडवांटेज भी देखा जाएगा कि टीक्यूएम आपको इंटरनल लेवल पे कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्लजोन का टोटल इंप्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्लान, टोटल इंप्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्लान कार्लजोन का। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं जो कार्लजोन है उसका टोटल इंप्लॉय इंप्रूवमेंट प्लान। तो एम्प्लॉय का दिल जीत लेना है, यहाँ पर एम्प्लॉय का क्या करना है, दिल जीत लेना है। जहां पर टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट आया मतलब दिल जीत लेना है, सबको लेके चलना है। इसकी वजह से शाहरुख खान ने काजोल से भाग के शादी नहीं की थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में। तो डीडीएलजी करके यहाँ पर ये आपका मेमोरी टेक्निक है। काजोल टोटल एम्प्लॉय, सबको पूरे फैमिली को इन्वॉल्व किया था, टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट प्लान। तो डी का मतलब डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, डी का मतलब डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, यानी कि आपका वर्कफोर्स का एनर्जी क्रिएट होता है जब मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जाता है। सेंट्रलाइज करने से समस्या बढ़ती है। उसके बाद डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन, यानी कि आपका डायरेक्ट और स्पीड में कस्टमर का रिस्पॉन्स होगा, इसीलिए डेलीगेशन करना जरूरी है। सबका फोकस कस्टमर। लॉयल्टी टू विजन ऑफ द कंपनी, ऐसा लॉयल्टी क्रिएट करना एम्प्लॉय के बीच में कि कंपनी का विजन के ऊपर सबका ध्यान रहे। जनरेट ट्रू एसेट्स, ट्रू एसेट्स का मतलब सेटिस्फाइड कस्टमर और मोटिवेटेड एम्प्लॉय अगर आपने जनरेट कर लिया मतलब आपने ट्रू एसेट्स जनरेट कर लिया। तो डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ डिसीजन, लॉयल्टी टू द विजन ऑफ कंपनी और जनरेट ट्रू एसेट्स, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। डीडीएलजी टोटल एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट में कार्लजोन ने बताया था। कार्लजोन इंडिया में आकर डीडीएलजी देखा, बहुत इंप्रेस हुआ, इसलिए डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ डिसीजन, लॉयल्टी टू विजन ऑफ द कंपनी और जनरेट ट्रू एसेट्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद कहानी हमारी आगे बढ़ती है और कहानी आता है बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, यानी कि बिजनेस पर ये एक्सीलेंस आपका दिखाता होगा कहीं ना कहीं। फिर ये एक तरह का अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरह, जिसमें क्या हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद जो है ना भीमराव अंबेडकर, इन सब ने मिलकर एक कमेटी बनाई थी और इन सब ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था, जिसमें मुख्य रोल निभाया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया था और दुनिया भर के संविधान में से अच्छे अच्छे संविधान, अच्छे अच्छे कंसेप्ट को कॉपी पेस्ट किए थे और उसके थोड़े बहुत अपने हिसाब से मॉडिफाई किया था। इसका मतलब बिजनेस अपना कॉन्स्टिट्यूशन सबसे एक्सीलेंट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि वो किताबी तौर पे अगर देखा जाए एग्जीक्यूशन कितना होता है उसमें तो थोड़ा डाउट हो जाता है, लेकिन किताबी तौर पे देखा जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि बेस्ट ऑप्शन में से उन्होंने क्या किया था, सबसे बढ़िया बढ़िया सेलेक्ट किया था। इसी तरह ये एक्सीलेंस मॉडल क्या बोलता है कि कई कंपनी पर स्टडी करता है उसका एम्प्लॉय को मैनेज करने का सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आफ्टर सेल सर्विस और ये सब कैसा है, वो अकॉर्डिंगली फॉर्मल स्टेटमेंट तैयार करता है ताकि एक्सीलेंस मॉडल हो। सिलेक्शन फ्रॉम द बेस्ट ऑप्शंस एंड मॉडल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रोसेस टू इंप्रूव, स्ट्रॉन्ग प्रोसेस टू इंप्रूव, ठीक है। इंप्रूव करने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रोसेस वगैरह सब लगाया जाता है। फीचर्स यहाँ पर बोलता है सिस्टम एंड प्रोसेस को इंप्रूव करना, मिनिमम वेजेस, मिनिमम खर्चे में अच्छा आपका एक्सीलेंस तैयार हो, एम्प्लॉय लॉयल्टी और ओवरऑल इफिशियंसी बढ़े। कुल मिला के अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग सिस्टम एंड प्रोसेस बनाते हैं यहाँ पर ताकि आपका परफॉर्मेंस बढ़े, एम्प्लॉई लोगों का और कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़े, ठीक है। ये एक्सीलेंस मॉडल में ये दो बातें ध्यान रखना कि आपने जो देखा था कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ट्रू एसेट्स किसको बोलते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ना और आपका क्या बोलते हैं उसको
मैनेजमेंट लोग जो है ना मोटिवेटेड रहना, एम्प्लॉय लोग मोटिवेटेड रहना। तो सिलेक्शन फ्रॉम द बेस्ट ऑप्शंस एंड मॉडल, उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि ऐसा प्रोसेस एंड सिस्टम बनाना जिससे इंप्रूवमेंट आ सके, कम खर्चे पे इंप्रूवमेंट आए, एम्प्लॉय की लॉयल्टी बनी रहे और ओवरऑल इफिशियंसी बढ़े। अभी हम लोग बात करते हैं मोस्ट कॉमन बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल। मोस्ट कॉमन बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि मोस्ट कॉमन बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल। तो आप अगर आप सिर्फ डांस एकेडमी खोलते हो तो उसका कॉमन नेम होता है पाजेब। ठीक है, पाजेब क्या होता है, वो कथक वगैरह वाले से आप पूछ सकते हो। ठीक है, पाजेब मूवी भी है, अभी डांस के रिलेटेड होता है पाजेब। तो जब आप अगर अपने अपने इंस्टीट्यूट में सरगम यानी कि संगीत और डांस दोनों सीखोगे तो उसका नाम मान लीजिए रखा है साजेब। तो ये मोस्ट बिजनेस इफेक्ट जो इफेक्टिवनेस रिजल्ट आपको देगा, बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल ये आपका देगा। तो साजेब, SAJEB, साजेब याद रखना बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल में। तो एस का मतलब सिंगापुर बिजनेस एक्सीलेंस फ्रेमवर्क, एस से सिंगापुर, ए से ऑस्ट्रेलिया, जे से जापान और ई से यूरोप। ठीक है, ये ई से यूरोप। ठीक है, ये कंट्री में से कोई कंट्री चूज करके आप बाल कटाने के लिए जाते हो तो बाल्ड्रिज क्राइटेरिया, बाल्ड्रिज क्राइटेरिया। तो यहाँ पर सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप और उसमें बाल कटाने आप जाते हो तो यानी कि बाल्ड्रिज क्राइटेरिया आपका जो ये पूरा करेगा जो कंट्री, यानी कि सिंगापुर बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, जापान क्वालिटी अवार्ड मॉडल, जापान को हमेशा अवार्ड मिलता है, क्वालिटी अवार्ड मिलता है, ये ध्यान रखना है आपको। और यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, यूरोपियन फाउंडेशन इसको बोलते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सेलेंस मॉडल का, बाल्टिज क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एक्सेलेंस। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि EFQM के बारे में, जो आपका यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट एक्सेलेंस मॉडल है, इसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ना है। सबसे पहले बात बताइए कि ये एक सेल्फ असेसमेंट मॉडल होता है। ये सेल्फ असेसमेंट कैसे करते हैं इसके लिए आपको टूल भी बताया गया है, जिसमें आपको पहला वर्ड दिख रहा है होली, मतलब आप सेल्फ असेसमेंट करने के लिए होली खेलते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। सेल्फ असेसमेंट मॉडल होता है जिससे क्या होता है कि कंपटीशन को अचीव किया जाता है, मतलब आपका जो है ना कॉज एंड इफेक्ट, मतलब जो भी आप खर्चा करोगे, डिसीजन लोगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वगैरह की वजह से, टोटल क्वालिटी की वजह से मैनेज करने के लिए, उस पर क्या उसका रिजल्ट होगा ये इमीडिएट आपको बता के देता है। ऐसा सेल्फ असेसमेंट आप कर पाते हो। ठीक है, ताकि आप डिसीजन अच्छे तरीके से ले पाओ। फिर बात करते हैं कि ये आपका सस्टेनेबल एक्सीलेंस देता है। इसके जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर में 3 बातें होती है, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन और रिजल्ट। ठीक है, जो आपका जो EFQM है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका मुख्य तौर पे आपका क्या बताया गया है, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन और उसके बाद जो है ना रिजल्ट। डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन का क्या पर्पस होता है, उसी पर्पस के डायरेक्शन में मूव करना है। एग्जीक्यूशन में पर्पस एंड स्ट्रेटजी का एग्जीक्यूशन करना, और रिजल्ट में जो एक्चुअल रिजल्ट आया एक्सपेक्टेड के उसमें वेरिएशन कहाँ पे आया, डिफरेंस क्यों आया, ये सब जो चेक करना। तो 3 स्ट्रक्चर पे ये तैयार होता है। डायरेक्शन, हमारा बिजनेस पर्पस क्या है उस हिसाब से होना चाहिए, उसको इंप्लीमेंट करना और रिजल्ट को देखना। फिर बात करते हैं कि ये जो आपका क्या बोलते हैं उसको EFQM मॉडल होता है ना, उसमें खुद को सेल्फ डायग्नोस्टिक टूल भी होता है इसमें, और इसको रडार बोलते हैं। सेल्फ डायग्नोस्टिक टूल को रडार बोलते हैं। ये मेमोरी टेक्निक रडार जो है आपका स्टडी मेटल में ही यूज किया गया है, RADAR। ठीक है, रडार, आर का मतलब यहाँ पर रडार के आर का मतलब हो गया रिजल्ट। तो रिजल्ट अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि करंट पोजीशन का रिजल्ट क्या है और एक्सपेक्टेड में आपको किधर को जाना है, क्या गैप है, और वो जो गैप है उसको पूरा करने का क्या अप्रोच होगा। और अप्रोच को सिर्फ डिसाइड करने से नहीं होता, उसको इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है, डिप्लॉय भी करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि एसेस और रिफाइन, यानी कि इंप्लीमेंट करने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, असेसमेंट करने की भी आवश्यकता होती है। असेसमेंट आपने कर दिया और उसके बाद जो ना फिर से वापस उसको रिफाइन करो। यानी कि आपने यहाँ पर क्या देखा, आर का मतलब रिजल्ट, ए का मतलब अप्रोच, डी का मतलब डिप्लॉय और एसेस एंड रिफाइन। ये डायग्नोस्टिक टूल है EFQM मॉडल का। अभी बोलता है कि EFQM जो है ना एक सेल्फ असेसमेंट टूल किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट किस तरीके से हो सकता है। तो आपने सोचा कि सेल्फ असेसमेंट करने के लिए क्यों ना, मान लो आप इंस्टाग्राम पे फेमस होना चाहते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे फेमस होने के लिए आपने रील बनाने का सोचा। रील बनाने का जब सोचा तो आपने सोचा कि आप यूनिफॉर्म पहनकर होली खेलोगे। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपका एक ब्रांड इमेज बन जाएगा, जो आपका जो इंस्टाग्राम है उस पर आपका एक ब्रांड इमेज बन जाएगा कि देखो बंदा यूनिफॉर्म में होली खेलता है। यूनिफॉर्म पहन के होली खेलोगे, कई सारे यूनिफॉर्म में देखते हो आप पुलिस वाले के यूनिफॉर्म में टिकटॉक और ये इंस्टाग्राम वगैरह सब बनाते हुए, जिससे वो सोचते हैं कि हमारा ब्रांड इमेज बनेगा। ब्रांड इमेज बनेगा जिससे क्या होगा कि हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और हम जो बाकी लोग हैं उसका डिस्ट्रप्शन कर देंगे मार्केट का, यानी कि बाकी इंस्टाग्राम के फॉलोअर को अपनी तरफ खींच लेंगे। तो ये वर्ड से आपको याद रखना है कि EFQM मॉडल का सेल्फ असेसमेंट किया है इंस्टाग्राम के लिए रील बनाकर। तो होली, ट्रांसफॉर्मेशन, मार्केट डिस्ट्रप्शन और ब्रांड इमेज और ग्लोबल यूनिफॉर्म क्राइटेरिया, ये सारे मुख्य तौर पे आपके क्या है, EFQM सेल्फ असेसमेंट टूल है। होली का मतलब क्या होता है कि करंट ऑपरेशन का हॉलिस्टिक व्यू होना चाहिए, करंट ऑपरेशन का आपका हॉलिस्टिक व्यू होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कंपनी इनटू एक्सेलेंस, कंपनी को एक्सेलेंस में ट्रांसफर करना है, यानी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी करंट ऑपरेशन है, करंट ऑपरेशन को ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्मेशन करना है करंट ऑपरेशन का, यानी कि अभी जो आप जॉनी लीवर हो उसको शाहरुख खान बनाना है, इनटू एक्सेलेंस में जाना है। उसके बाद बिल्ड रिस्पॉन्स सेंस, यानी कि मार्केट डिस्ट्रप्शन तो होगा, तो जेन्युइन सी बात है कि आप अगर अपना सेल्फ असेसमेंट करते रहोगे, टारगेट को पाने की कोशिश करोगे, खुद को एक्सेलेंस बनाओगे, तो मार्केट डिस्टर्ब करेगा ही आपको, उसको रिस्पॉन्स करना है, ब्रांड इमेज यानी कि रेपुटेशन बनाना है, और रिस्पॉन्स टू मार्केट प्लेस यानी कि यूनिफॉर्म तरीके से मार्केट में रिस्पॉन्स करने का प्रावधान होना चाहिए। अभी हम लोग बात करते हैं कि बाल्ड्रिज क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस एंड एक्सेलेंस, ये बाल्ड्रिज, तो ये जो बाल्ड्रिज है ये भी आपको पढ़ना है। तो बाल्ड्रिज क्राइटेरिया में आपके 7 कैटेगरी में बांटा गया है। जो कंपनी सेक्रेटरी करने वाले बाल बच्चे लोग हैं ना, बीएस बाल लोग हैं ना, बाल्ड्रिज उसको आप बोलो, ठीक है। सीएस करने वाले वो लोग ज्यादातर वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, ठीक है। सीए वाले इतना वर्ल्ड टूर के पीछे नहीं भागते जितना वर्ल्ड टूर के पीछे सीएस वाले भागते हैं, ठीक है। तो सीएस वर्ल्ड बाल्ड्रिज क्राइटेरिया मतलब बाल लोग, कौन से बाल लोग, तो बाल बच्चे लोग, कौन से बाल बच्चे, इससे आपको याद रखना है बाल बच्चे, कौन से बाल बच्चे, सीएस के बाल बच्चे, तो सीएस वर्ल्ड, तो यानी कि सी का मतलब यहां पर हो गया कस्टमर, एस का मतलब हो गया स्ट्रेटजी, उसके बाद वर्कफोर्स, ऑपरेशंस, रिस्पांस, लीडरशिप, और डेवलप करना मेजरमेंट, एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट को, मेजरमेंट, एनालिसिस और नॉलेज मैनेजमेंट को। ये डी वर्ड जो है ना मेमोरी टेक्निक को पूरा करने के लिए मैंने लगाया है, मेजरमेंट, एनालिसिस और नॉलेज मैनेजमेंट केवल आपको स्टडी मटेरियल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो है ना बाल्ड्रिज क्राइटेरिया फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में कस्टमर, स्ट्रेटजीज, वर्कफोर्स, ऑपरेशंस और रिस्पांस और लीडरशिप और मेजरमेंट, एनालिसिस एंड नॉलेज मैनेजमेंट, ये बात आपने देखी। अभी हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तरह तैयार किया जाए तो फिर क्या होगा, उस सिचुएशन में आपका क्या होगा। सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि स्टाफ पर इतना फोर्स मत डालो कि वो आपका जो है ना वो बिजनेस एक्सेलेंस कर ही ना पाए, उसको फोर्स नहीं करना है, उसको सेल्फ मोटिवेटेड करना है, ठीक है। उसके अंदर एक विजडम क्रिएट करना है, विजडम अमंग एम्प्लॉय, ताकि वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को खुद पाए, और एम्प्लॉय लोगों का एसोसिएशन वाली फीलिंग आनी चाहिए, एसोसिएशन वाली फीलिंग आनी चाहिए। कस्टमर लोगों को खुश करने के लिए एक्सेलेंस मॉडल में क्या करेंगे, एक्सेलेंस मॉडल जब भी आए ना तो 2 बातों पर आपको फोकस ही करना है। पहली बात पर फोकस करना है आपके एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे और कस्टमर सेटिस्फाइड रहे, ये 2 बातों पर। तो इंटरनल फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा होना चाहिए, सबके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड होनी चाहिए, और उसके बाद जो है ना स्टाफ और कस्टमर लोगों का कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं कि जो एम्प्लॉय लोग सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, उन पर फोर्स नहीं डालना चाहिए, उनके फीलिंग्स ऑफ एसोसिएशन उनके अंदर आना चाहिए। फिर हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट टॉपिक आपको क्या बोलता है कि बॉटलनेक को जो है ना आपको डिटरमाइन करना है। बॉटलनेक का आपको जब पता चल गया तो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट्स मिक्स वगैरह सब तैयार करना है। बॉटलनेक क्या होता है, जरा इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ये 3 प्रकार के प्रोडक्ट आप बनाते हो एक्स वाई जेड करके, ठीक है। उसमें आपका रिक्वायरमेंट दिया गया है और अवेलेबिलिटी दिया गया है, ठीक है। ये फिगर थोड़ा गलत है, 500 और 100 यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। 500 और 100 आवर्स होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो वाई जो प्रोडक्ट है उसमें आपको 500 घंटे चाहिए, लेकिन आपके पास अवेलेबल है सिर्फ 100 घंटे। सबसे कम इसी के पास, बेचारे के पास अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे डिसाइड नहीं करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय अवेलेबिलिटी करके रेशियो निकालेंगे। रेशियो जिसका सबसे हाईएस्ट होगा ना वो बॉटलनेक है। सबसे पहले ये 100 आवर्स को यूटिलाइज करके प्रोडक्ट हम लोगों को बनाना है, इसी वाई के आधार पे ही हम लोगों को सब प्रोडक्ट मिक्स तैयार करना है। तो प्रायोरिटी इसमें देनी है, बाकी सब सेकेंडरी हो जाएगा, बाकी सब ऑर्डिनेट्स या सेकेंडरी हो जाएगा। ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं क्योंकि आगे आपको ये वर्ड सब काम आएंगे, इस एग्जांपल के जो भी वर्ड मैंने यूज किए हैं। रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय अवेलेबिलिटी करके आप एक रेशियो निकालोगे। इसमें 600 घंटे का रिक्वायरमेंट है पर इनके पास है 300 घंटे, तो यानी कि जितना आप बनाना चाह रहे हो उसका बिल्कुल आधा ही बनेगा। इसको 500 घंटे की जरूरत है, लेकिन इसका रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी, इसको रिक्वायरमेंट है 500 का, अवेलेबल है आपका यहाँ पर 100 घंटे, फिर रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 400 का और अवेलेबल है यहाँ पर 100 आवर्स। इसका मतलब कुल मिला के 5:1 इसका रेशियो आता है, रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय अवेलेबिलिटी करके। तो उसके बाद ये हाई बॉटलनेक है, इसी के अनुसार सारी चीजें चलेंगी। अब हाई टू रिड्यूस बॉटलनेक जो है ना उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, उसको हम लोग बाद में जानेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि 3 मेजर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को मेजरमेंट करना है, जाहिर सी बात है कि हर चीज को आप मेजरमेंट कर दो, तो टोटल क्वालिटी का मेजरमेंट कैसे करोगे। तो टोटल क्वालिटी का मेजरमेंट करने के लिए आपको पहले थ्रूपुट के बारे में जानना पड़ेगा। थ्रूपुट और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर से इसका फॉर्मूला बना, यानी कि आप यहां पर क्या देखोगे कि आपको थ्रूपुट अकाउंटिंग का फॉर्मूला है थ्रूपुट पर बॉटलनेक मिनट डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट। तो थ्रूपुट वर्ड और फैक्ट्री कॉस्ट ये वर्ड, ये आपको ध्यान देना है, फैक्ट्री कॉस्ट वर्ड आपको ध्यान देना है। यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में आप इसको फैक्ट्री कॉस्ट
यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए थ्रूपुट किसको बोलते हैं, तो थ्रूपुट बोलते हैं कंट्रीब्यूशन में आप क्या निकालते हो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करते हो तो वो कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन थोड़ा अलग तरीके से निकलता है, इसमें सेल्स माइनस केवल रॉ मटेरियल करते हैं, रॉ मटेरियल के अलावा कोई भी वेरिएबल कॉस्ट को माइनस नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन, या फिर उसको थ्रूपुट वैल्यू एडेड भी आप बोल सकते हो। ये कुल मिला के और कुछ नहीं होता है, आप बेचने से, सामान को बेचने से कितना मनी जनरेट कर पाते हो उसको बोलते हैं थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी कि आपने मटेरियल खरीदा था 100 रुपए का और उसको आप फिनिशिंग करके बेच रहे हो 1000 रुपए में, तो आप यहां पर माना गया कि 900 रुपए आपने जनरेट किए। थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन ये मानता है केवल रॉ मेटेरियल के कॉस्ट को माइनस करता है, बाकी वेरिएबल कॉस्ट को फिक्स्ड समझता है। ठीक है, तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन निकालता है, मनी जनरेटेड फ्रॉम सेल्स, वैल्यू एडेड सेल्स माइनस रॉ मेटेरियल करके थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन निकालते हो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो भी आप ये जो आपका रॉ मेटेरियल को आपने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए जो भी एसेट्स को यूज किया होगा, ठीक है, वो सारे एसेट्स को आप इन्वेस्टमेंट कह के पुकारोगे, यहां पर इन्वेस्टमेंट कह के पुकारोगे, ऐसा बोलता है अपना थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट। यानी कि एसेट्स जिसकी सहायता से आप रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हो, चाहे वो आपका इक्विपमेंट हो या फिर बाद में काम आने के लिए कंप्यूटर हो या कोई भी हो, इमीडिएट के लिए जरूरी नहीं है, बाद में भी काम आए तो आप उसको लोगे। फिर यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करते हैं, ये आपका डायरेक्ट लेबर और बाकी वेरिएबल खर्चे जो होते हैं अब उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। मतलब रॉ मटेरियल को छोड़कर जो भी वेरिएबल कॉस्ट होगा उसको आप कन्वर्जन कॉस्ट बोलो, फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलो। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं कि स्टेप्स बताया गया है कि बोटलनेक को कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे रिमूव करें। सबसे पहले बोला है आइडेंटिफाई करो बोटलनेक। हमने आइडेंटिफाई किया था 5:1 वाला जो हाईएस्ट था वो बोटलनेक था, यानी कि कंस्ट्रेंट जो आपके आउटपुट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है वो वाई वाला ही कर सकता है। जो हमारे एग्जांपल में हमने देखा था कि ये जो कंस्ट्रेंट जो था ये 100 आवर्स मात्र जो है ये बोटलनेक हो गया। ठीक है, अभी ये बोटलनेक को आइडेंटिफाई आपने कर लिया, उसके बाद उसको एक्सप्लॉइट करना है, यानी कि बोटलनेक को पूरी तरीके से यूज करना है, फुल यूटिलाइजेशन, यानी कि बोटलनेक का जो 100 आवर अवेलेबल था उसको हमको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उसको हम लोग प्राइमरी मानेंगे, बाकी सबको सबऑर्डिनेट्स यानी कि सेकेंडरी ट्रीट करेंगे, यही बात यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद जो बोटलनेक रिसोर्सेस होगा ना उसको एलिवेट करेंगे। एलिवेट करने का मतलब यहाँ पर इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फुल इफिशियंसी के साथ और फुल कैपेसिटी के साथ इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, यानी कि आपका पूरा रिसोर्सेस एंड कैपेसिटी इस पर लगाएंगे। फिर रिपीट द प्रोसेस, अभी एक बार लगा दिया फिर से रिपीट करो, फिर से बोटलनेक को पहचानो, फिर से उसको एक्सप्लॉइट करो, बाकी सबको ट्रीट करो सबऑर्डिनेट्स, और उसके बाद जो है ना एलिवेट करो कैपेसिटी एंड रिसोर्सेस लगाकर, जो बोटलनेक था उसको रिपीट द प्रोसेस। अब हम लोग बात करते हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, तो थ्रूपुट अकाउंटिंग बोलते हैं थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, ये बोटलनेक के हिसाब से होगा, मिनट में होगा या फिर आवर्स में होगा, जैसे भी आप निकालते हो। एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मेटल के साथ साथ अदर वेरिएबल कॉस्ट भी दिया गया है, इसीलिए हम लोगों को पूरा लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो केवल रॉ मटेरियल लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकाला, आपका जो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया है और उसमें से माइनस ये आपका मटेरियल का खर्चा किया, ये सब माइनस करने के बाद तीनों प्रोडक्ट का हमारा आया 42, 45 और 50। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन आया। अभी हमारा बोटलनेक रिसोर्सेज जो है ना वो तीनों का क्या है 15, 15 और 20, ये मिनट में है, तो हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया, तो हमको पता चल गया कि थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर मिनट कितना है, तो पर मिनट है 2.8, 3 और 2.5। उसके बाद हम लोग बात करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट कितना है, तो फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पर दिया गया है 2,21,600, जिसमें आपका उसका बोटलनेक का टाइम दिया गया है 5120, उससे डिवाइड कर दिया तो फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट हमको पता चल गया। अब ये जो तीनों आया 2.8 आपका क्या बोलते उसके बाद 3 और 2.5, इन तीनों को जब हम लोग डिवाइड कर देंगे ना ये फैक्ट्री कॉस्ट पर मिनट से, तो अपना क्या आ जाएगा, थ्रूपुट अकाउंटिंग आ जाएगा, थ्रूपुट अकाउंटिंग आ जाएगा। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा है, थ्रूपुट अकाउंटिंग पर बोटलनेक मिनट डिवाइड बाय फैक्ट्री कॉस्ट पर बोटलनेक मिनट 2.8 डिवाइड बाय 2.95। तो इसमें से जो भी एक से ज्यादा होगा वही हमारे लिए वाइबल है बनाना, बाकी एक से जैसे ही कम आया थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो 1 से जैसे ही कम आया वैसे ही हमारे लिए वाइबल नहीं है उस प्रोडक्ट को बनाना। हाईएस्ट में भी जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रहेगा उसी को हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसी प्रोडक्ट को हम बनाएंगे थ्रूपुट अकाउंटिंग के फॉर्मूला के हिसाब से। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, फर्स्ट रैंकिंग कौन सा हो गया, तो ये फर्स्ट रैंकिंग हो गया आपका प्रोडक्ट नंबर वाई का। प्रोडक्ट नंबर वाई केवल यहाँ पर बनाएंगे क्योंकि ये दोनों देखो एक से कम है, 1 से जैसे ही कम होता है वैसे हमारे लिए वाइबल नहीं होता है।
अब थ्रूपुट अकाउंटिंग जो है वो बॉटलनेक को अवॉइड करने में आपका बड़ा काम आता है। ठीक है, बॉटलनेक को आपको अवॉइड करने में बड़ा काम आता है। तो थ्रूपुट अकाउंटिंग का फॉर्मूला जो है वो आपको ध्यान देना है और कंसेप्ट आपको ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, थ्रूपुट अकाउंटिंग रेशियो निकाला, जिसको आप क्रिटिकल रेशियो भी बोल सकते हो और जिसको की फैक्टर भी बोल सकते हो। ये जो आपका रेशियो निकाला ना अभी, इसी को क्रिटिकल फैक्टर और की फैक्टर का फॉर्मूला बोलते हैं। की फैक्टर जो है ना वो आपको पता चल जाता है। ठीक है, ये जो आपका की फैक्टर है ये आपको पता चल जाएगा किस किस चीज से, रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय अवेलेबिलिटी करके। जो बॉटलनेक वाला फैक्टर होता है ना उसी को की फैक्टर बोलते हैं, उसी को क्रिटिकल रेशियो करके आप पुकार सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपने ये क्रिटिकल रेशियो यानी कि थ्रूपुट थ्रूपुट अकाउंटिंग निकाला, जिसका वन से ऊपर होगा वही वाइबल है, और वन से में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो होगा वन से ऊपर वालों में वो आपका रैंक 1 पे आएगा, बाकी रैंक 2 वगैरह पे आएगा। इसके एडवांटेज क्या होते हैं थ्रूपुट अकाउंटिंग के, तो आपका इन्वेंट्री अल्टीमेटली रिड्यूस होता है, यानी कि जस्ट इन टाइम मेथड, जिस चीज पर आप फोकस करते हो उसी को बनाने पे पूरा ध्यान देते हो। मोर प्रोडक्टिव मशीन वगैरह का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है आपके इन्वेस्टमेंट का। शॉर्टर लीड टाइम का आपको जल्दी मिलता है। मोर फ्लेक्सिबल, बेटर कस्टमर सर्विस, बेटर प्रोडक्ट मिक्स और बेटर कस्टमर रिलेशन। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि भाई ये सब एडवांटेज होते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है कि शॉर्ट टर्म गोल पे केवल फोकस करता है, केवल इंक्रीजिंग सेल्स को इंक्रीज करने पे केवल ध्यान देता है, ज्यादा लॉस का चांस हो सकता है अल्टीमेटली। और पुश अप्रोच से जिट फॉलो करता है, जस्ट इन टाइम फॉलो तो कर रहे हो तुम, लेकिन पुश अप्रोच से जबरदस्ती वाई के ही मेटल मंगवा रहे हो। ठीक है, और उसके बाद पुल अप्रोच से नहीं जा रहे हो। वैलिड ओनली इफ टोटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस सही है, टोटल सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस आइडेंटिफाई किया गया तभी वैलिड है। टोटल क्वालिटी कॉस्ट या फिर थ्रूपुट अकाउंटिंग सेम वेरिएबल कंसेप्ट की तरह हो गया। वेरिएबल कॉस्टिंग का जो आप मार्जिन कॉस्ट, बजट एंड बजटरी कंट्रोल सब चैप्टर जो पढ़ते हो उसमें आप देखते हो कि वेरिएबल कॉस्टिंग पर फोकस किया जाता है, उसी की तरह वो हो गया, कुछ अलग नहीं हुआ, ये करके बोला डिसएडवांटेज में। एक बार इसको आप रीड जरूर कर लेना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे पहले सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंसेप्ट के बारे में। आपको पता है कि रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के दौरान जो भी आप प्रोसेस करते हो सारे के प्रोसेस को आप सप्लाई बोलते हो। रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के दौरान सारे प्रोसेस को मैनेज किया जाता है, उसी को यहाँ पर एक्टिविटी करके बोला गया है। नोड टू नोड ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिविटी क्या क्या होती है, तो एक सिंपल टर्म में आप समझो तो सब कुछ समझ जाओगे बड़े आसानी से। यहाँ पर सिंपल टर्म में सबसे पहले आपको प्रोडक्शन करना है, तो क्या करोगे आप प्लानिंग करते हो कि भाई चीज मेरे को ये चीज बनाने का है। ठीक है, अब उसी के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल वगैरह सब प्रोक्योर करते हो, फिर वो चीज बनाते हो और बनाने के बाद उसको सेल करके डिलीवर कर देते हो। यही सारे प्रोसेस को आप बोलते हो सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस, सिंपल भाषा में। प्लान करना, खरीदना, बनाना और उसके बाद जो है ना डिलीवर कर देना बेचकर। ठीक है, अब ये बात जो है ना आपका चैप्टर नंबर 1 में भी आपने एक जो है ना प्रोसेस पढ़ा होगा, जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी देखा था मौसी और सेकेंडरी एक्टिविटी देखा था मौसी के पीठ में दर्द था, मेमोरी टेक्निक। तो मौसी MOSI ऑपरेशन, मौसी का ऑपरेशन हुआ पीठ में दर्द होने की वजह से। एम का मतलब मार्केट एक्टिविटी, ओ का मतलब आउटबाउंड लॉजिस्टिक, आई का मतलब इनबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, आउटबाउंड मतलब फाइनल प्रोडक्ट को डिलीवर करना, इनबाउंड मतलब रॉ मेटेरियल को लाना। उसके बाद सर्विसेज और ऑपरेशन, ये आपने पोर्टर्स के 5 प्राइमरी एक्टिविटी मॉडल देखे थे, ये आपको रिवाइज करना है इसके साथ साथ, ताकि आपको ध्यान में रह सके। अभी यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये जो आपका एक्टिविटी इन प्रोडक्ट नोट टू नोट जो दिया गया है वो थोड़े डिटेल में भी बताया है और थोड़े शॉर्टकट भी किया है। कैसे, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट प्लानिंग तो आपने किया, प्रोडक्शन करने से पहले प्लानिंग करते हो। फिर बोलता है कि प्रोक्योर करते हो, रॉ मेटेरियल को परचेस करते हो, प्रोक्योरमेंट किया और मेटेरियल का मैनेजमेंट भी किया। ऐसा ही नहीं प्रोक्योरमेंट करके छोड़ दिया मेटेरियल को अकेला बेचारे को, उसका मैनेज भी किया। फिर यहां पर मेक वर्ड नहीं दिया गया, यानी कि आप मेक एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसको कर सकते हो, यानी कि प्रोडक्ट को बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करना। उसके बाद कस्टमर को डिलीवरी होने के बाद सर्विस देना और डिमांड का फॉरकास्टिंग करना, लास्ट में बेचारा जाके फॉरकास्ट कर रहा है। तो प्रोडक्शन प्लानिंग, परचेजिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर सर्विस और फॉरकास्टिंग, ये होता है एक्टिविटी इन प्रोडक्शन नोट टू नोट ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि आपके स्टडी मटेरियल में बताया गया नोट टू नोट ट्रांसफॉर्मेशन करके। यहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो आप ये वाला चीज को ध्यान में रखोगे कि प्लानिंग करना है, कुछ खरीदना है, फिर बनाना है, फिर डिलीवर करना है। उसके अलावा ये वाले पॉइंट को ही एक्सटेंशन वर्जन का रूप दोगे कि प्रोडक्शन प्लानिंग करना है, परचेजिंग करना है, मेटेरियल मैनेजमेंट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कस्टमर सर्विस और फॉरकास्टिंग। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम लोग बात करते हैं कि SCM के टाइप्स जो होते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के टाइम, वो 2 मॉडल के होते हैं, एक पुश मॉडल और दूसरा पुल मॉडल।
यहाँ पर आप क्या करते हो, प्रोडक्शन तो करते हो लेकिन एस्टिमेटेड डिमांड के बेसिस पे करते हो। डिमांड को एस्टिमेट कैसे करोगे, यहाँ पर थोड़ा लॉजिक लगाओगे कि आपका जो क्या बोलते हैं उसको पास्ट मतलब पास्ट जो है ना उसको भी देखोगे, उसके अलावा मार्केट का रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट करोगे और रिसर्च करोगे मार्केट पर। तो डिमांड एस्टेब्लिशमेंट आपका हो गया, एस्टिमेट कर लिया, उसके हिसाब से प्रोडक्शन करते हो तो उसको पुश मॉडल बोलते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है वो पहले से खाना बना के रखता है कि कितना कस्टमर आने वाला है उस हिसाब से, और ये पुल मॉडल लाइव किचन करता है, जब डिमांड करोगे तभी वो सब्जियां काटेगा फटाफट करके तब बनाएगा। तो पुल मॉडल इसको बोलते हैं, प्रोडक्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल डिमांड पे प्रोडक्शन मॉडल। तो ये पुश मॉडल और पुल मॉडल आपको एक बार ध्यान से रीड कर लेना है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस फ्लो कैसे कैसे करता है। इसमें बहुत लंबी चौड़ी कहानी दी गई है। आपका पहले बात करते हैं कि अगर सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं, और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का प्रोसेस सोचते हैं तो उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। कस्टमर से जब शुरुआत करते हैं तो उसको डाउनस्ट्रीम बोलते हैं, और सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग आपका एससीएम प्रोसेस देखते हैं तो आप उसको अपस्ट्रीम बोलते हो। यहाँ पर सप्लायर के साथ रिलेशन पर केवल तवज्जो दिया जाता है और यहाँ पर कस्टमर के साथ रिलेशन पर तवज्जो दिया जाता है। अब डाउनस्ट्रीम में भी बहुत सारे होते हैं, रिलेशनशिप मार्केटिंग, उसके बाद कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, एनालिसिस कस्टमर एंड इट्स बिहेवियर, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी और कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इतनी सारी बातें कस्टमर के ओरिएंटेड दिया गया, उसको डाउनस्ट्रीम बोला जाता है। ठीक है, ये ABCDE पॉइंट और लिख दोगे अगर आपको डाउनस्ट्रीम पूछा गया तो बहुत अच्छा होगा आपका मार्क्स। तो कुल मिला के आपको फोकस करना है कि ये डाउनस्ट्रीम बोला जाता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को, और सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा जाता है उसको अपस्ट्रीम बोला जाता है। ये आपको याद रखना है। तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू में आप क्या देखते हो, सप्लायर के साथ रिलेशन को देखते हो। मतलब सप्लाई चेन जब आप सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो कि उससे कैसे परचेस करना है, उससे कैसे इंफॉर्मेशन एकत्रित करना है, उसमें से कैसे चूज करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी वगैरह फॉलो करनी है, IT यूज को किस तरीके से करना है सप्लायर से रिलेटेड, तो उसको बोलते हो आप क्या बोलते हो, उसको आप अपस्ट्रीम बोलते हो। डाउन स्ट्रीम यानी कि ये जो आप प्रोक्यूर कर रहे हो, यानी कि रॉ मटेरियल आपने प्लान कर लिया है, प्लान करने से लेकर प्रोक्यूर करने तक जो आप है आपके सप्लायर का तवज्जो देते हो, यानी कि अप स्ट्रीम ऊपर से देखते हो। लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब से सोचते हो तो उसको डाउन स्ट्रीम बोला जाता है, क्योंकि वो आपने प्रोडक्शन कर लिया, उसके बाद कस्टमर को सेल्स एंड डिलीवर कर लिया, फिर कस्टमर तक पहुंच गया, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ये सब पॉइंट को जब आप देखते हो तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ज्यादा ये एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप विद सप्लायर। रिलेशनशिप सप्लायर में सप्लायर की स्ट्रेटजी, सप्लायर से सोर्सिंग करना, उसके नंबर ऑफ सप्लायर किस तरह से चूज करोगे, कॉस्ट क्वालिटी एंड स्पीड डिलीवरी कौन देगा, मेक और बाई, मतलब ऐसा तो नहीं है कि रॉ मटेरियल को हमको खरीदना है या बाई करना है या फिर आउटसोर्सिंग करना है, ये सप्लायर का जो सप्लायर चेन मैनेजमेंट है उसको। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर बात करते हैं सप्लायर स्ट्रेटजी, यानी कि सबसे पहले स्ट्रेटजी आपको बनानी है कि आपको खरीदना है या बनाना है। ठीक है, अब सप्लायर जो है ना आपका क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कोई भी चीज आप खरीदते हो तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, उसका आप एक मैट्रिक्स बनाओगे। उसके बाद यहां पर बात करते हैं कि सोर्स, यानी कि आप सोर्स कौन सा यूज करोगे, डोमेस्टिक, लोकल या इंटरनेशनल, किधर से मंगवाओगे, लोकेशन वगैरह क्या होगा, सब चीजें देखोगे। नंबर ऑफ सप्लाई जिसको आपको इवैल्यूएशन करना है, 10 20 30 या कितने भी चाहिए, आपके नंबर ऑफ सप्लाई को इवैल्यूएशन करना है। कॉस्ट क्वालिटी एंड स्पीड डिलीवरी, ये भी आपका एक फोकस होना चाहिए। उसके बाद जो है ना मेक और बाई एंड और आउटसोर्सिंग, आप बनाओगे या आउटसोर्सिंग करोगे, ये भी आप देख लो। फिर क्या बोलता है कि सप्लायर में आप IT का यूज करोगे क्या, ई सोर्सिंग, ई परचेज या इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने के लिए, तो ज्यादा बेटर होगा अगर करोगे तो। ये बात यहाँ पर बताई गई है कि आप जो है ना अपस्ट्रीम में, अपस्ट्रीम से ज्यादा जो है ना लंबा चौड़ा दिया गया है आपका डाउन स्ट्रीम, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई है। यहाँ पर बोला गया है कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप 6 मार्केट मॉडल्स में कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, 6 मार्केट मॉडल में कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं। सबसे पहले जो मार्केट मॉडल बोला गया उसमें इंटरनल मार्केट बोला गया है, यानी कि आप इंटरनल मार्केट करोगे, मतलब आप अपने इंप्लॉय को ही ज्यादा कन्विंस करते हो कि हमारा प्रोडक्ट बहुत बेहतर है, ताकि इंप्लॉय ही अट्रैक्ट करे दूसरे कस्टमर को। ठीक है, स्टाफ को ही आप तवज्जो देते हो कि भाई स्टाफ लोग ही हमको मार्केट लाके देने वाले हैं। तो इंटरनल मार्केट तो यानी कि नए कस्टमर अट्रैक्ट को, इंप्लॉय या स्टाफ को अट्रैक्ट करना। ठीक है, जैसे कि BSNL जो है ना अपने इंप्लॉय को अभी सिम देकर, इंटरनेट देकर, इंटरनेट सर्विस वाले लोग कैसे अट्रैक्ट करते हैं। फिर बोलते हैं रिफरल मार्केट, जिसे डॉक्टर लोग रिफर करता है। आजकल यूट्यूब पर बहुत ज्यादा एफिलिएट मार्केटिंग चल रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग से घर बैठकर स्टूडेंट लोग भी लाखों रुपए कमा रहे हैं, उसको रेफरल मार्केटिंग बोलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी इसको बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इन्फ्लुएंस, यानी कि आप यहाँ पर क्या करते हो कि मार्केटिंग इन्वायरमेंट
एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करते हो कि आपका जो है ना इन्फ्लुएंस हो सके। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं रिक्रूटमेंट, यानी कि आप यहाँ पर क्या करते हो कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी है या फिर आपका जो इंस्टीट्यूशन वगैरह है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनसे जाके कांटेक्ट करते हो, ठीक है, और ज्यादातर से जाके उसमें सेमिनार वगैरह करते हो और कस्टमर को अट्रैक्ट करते हो। उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं सप्लायर्स मार्केट, तो यानी कि आप सप्लायर के साथ, यानी कि जो आपका सप्लायर है उसी के साथ जो है ना वो आप टाई अप करते हो कि भाई साहब हम आपसे बेटर माल खरीदेंगे और कस्टमर को आप ही ये चीज बताओगे, आप हमारा मार्केटिंग में मदद करोगे, ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना आती है। फिर बात करते हैं कि आपका कस्टमर्स मार्केट, यानी कि आपका कस्टमर मार्केट में आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं उसी के थ्रू हम लोग कोशिश करते हैं कि आने वाले कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। तो इंटरनल, रेफरल, इन्फ्लुएंस, रिक्रूटमेंट, सप्लायर्स मार्केट, कस्टमर मार्केट, और ये जो रेफरल मार्केट है इसको आप क्या बोलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग आजकल बोलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग, जिसपे आप देखोगे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे लिंक दिया रहेगा परचेस करने का, अगर उसके थ्रू आप खरीदते हो तो उसको कुछ पैसे कमाने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप खरीदते हो उसको। अभी हमारी कहानी आगे बढ़ती है और हम बात करते हैं क्या बोलते हैं, गोर्डन, हाउ रिलेशनशिप मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल मार्केट वैल्यू। रिलेशनशिप मार्केट हिस्टोरिकल मार्केट से कैसे डिफरेंट है, रिलेशनशिप मार्केटिंग पहले के जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग थे उससे कैसे अलग है। ठीक है, तो यानी कि पहले बात करते हैं कि जो हिस्टोरिक रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, कस्टमर को वैल्यू ज्यादा क्रिएट करते हैं, ठीक है, ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं, ज्यादा तवज्जो उस पर देते हैं, यानी कि पहला बोलते हैं न्यू वैल्यू क्रिएट करते हैं कस्टमर का। फिर बात करते हैं कि कस्टमर के की रोल को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि कस्टमर का की रोल है एज परचेजर नहीं, एज यूजर नहीं, आप उसको एक मार्केट हमारा वो करके देगा, यानी कि एक बच्चे अगर मेरे से अच्छा पढ़ेंगे तो वो बोलेंगे कि ये अच्छा पढ़ाता है, तो फिर वो रेफरल खुद करके देंगे। तो न्यू वैल्यू क्रिएट करना, कस्टमर के जो है ना अलग से वैल्यू क्रिएट करना, उसको सेटिस्फाई करना, उसके डिमांड के हिसाब से चलना। रिकॉग्नाइज कस्टमर की रोल, हर एक कस्टमर का की रोल होता है। विजुअलाइज कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को विजुअलाइज करना है कि उसको कहाँ समस्याएं आ रही है, क्या उनको प्रोडक्ट में चाहिए, एक्चुअली वो जाना। बायर से सेलर्स का कोऑपरेटिव इफेक्ट, और उसके बाद जो है ना सर्च फॉर द चेन ऑफ रिलेशन, जो रिलेशन कैसे बनता है उसका चेन को सर्च करना। तो ये आपका जो न्यू मार्केटिंग मेथड है ना, रिलेशनशिप मार्केट जिसको बोलते हैं, उसमें ये खासियत होती है। ये हिस्टोरिक मार्केट से कैसे अलग है, तो ये गॉर्डन ने बताया कि नए वैल्यू क्रिएट करता है, कस्टमर के की रोल को रिकॉग्नाइज करता है, विजुअलाइज करता है कस्टमर के रिक्वायरमेंट को, बायर सेलर के बीच में कोऑपरेटिंग एफर्ट, और सर्च फॉर द चेन ऑफ रिलेशंस। ठीक है, ये बातें यहाँ पर जो है ना वो मुख्य तौर पे बताई गई है। उसके बाद आपका कुछ थ्योरी दिया गया है जो कि आपका डाउन स्ट्रीम के तरफ है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ कस्टमर एंड इट्स बिहेवियर, कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी में कस्टमर को कई भाग में बांट के आप उससे पैसे चार्ज करते हो। अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी मतलब आपका गोल्ड कस्टमर, प्लैटिनम कस्टमर, जैसे मूवी हॉल के टिकट के आइनॉक्स वगैरह की बात हो रही है, प्लैटिनम का अलग चार्ज करता है, गोल्ड का अलग चार्ज करता है, वगैरह वगैरह। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ये सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अभी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू किसको बोला जाता है, तो कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू करके ई पॉइंट करके आपका बताया गया है। ये आपका एक प्रकार का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे। जैसे कि आपको जियो फाइबर 1500 रुपए में जो आपको कनेक्शन दे रहा है, ठीक है, 1500 रुपए में आपको कनेक्शन दे रहा है। मान लीजिए कि 1500 रुपए का आपको फाइबर वगैरह सब लगा के दिया, हो सकता है वो उस पर उतना कॉस्ट उसने बियर किया हुआ, उसके वजह से 1500 रुपए का उसको भी खर्चा लग गया, ठीक है। अभी आपसे वो कैसे कैसे कमाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए कि पहले साल में, ये महीने की बात हो रही है, साल तो बहुत ज्यादा हो गया, पहले महीने में 1000 रुपये मान लीजिए कमाया, दूसरे महीने में 1000 रुपये कमाया, तीसरे महीने में 1000 रुपये, चौथे महीने में 500 और पांचवें महीने में 500, ठीक है। 10% के रेट से अगर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर रखते हैं तो इन सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, ओवरऑल आपका 5 महीने में कितना कमा रहा है, 3139 रुपये, लेकिन उसको खर्चा कितना पड़ रहा है, 1500 रुपये। यानी कि एक एनपीवी का फॉर्मूला से आप कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, पूरे लाइफ टाइम में कस्टमर उसके बाद 5 महीने के बाद आपको जियो को छोड़ भी देगा, तो उसके बावजूद भी इनको ये फायदे में रहेंगे। इस तरह से जियो वगैरह कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि पूरे लाइफ टाइम में जब तक ये प्रोडक्ट का यूज करेंगे तब तक हमको कितना बेनिफिट ये पहुंचा के देंगे। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट। सर्विस लेवल एग्रीमेंट जनरली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड कंप्यूटिंग वाले, प्रोवाइड करने वाले, वेबसाइट डिजाइनर लोग और विदेश से, फॉरेन से कोई भी सर्विस ले तो ज्यादातर उसमें होता है। वो लोग क्या बोलते हैं ना कि हमारा मिनिमम, हम जो है ना हमारा गैप नहीं होगा, हमारा जो सर्विस है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। अगर कमी आ गई, हमारी गलती हो गई उसमें, तो हम कंपनसेशन देने के लिए, भुगतान के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह सबको देख लो, वो टाइम पर डिलीवरी करता है, जोमेटो वगैरह टाइम पर डिलीवरी करता है। उनका जो है ना एक एक चीज आपको दिखती रहती है कि 45 मिनट्स में डिलीवरी करेगा या 1.5 घंटे लगेंगे उनको आने में, ठीक है। इसका मतलब ये एक प्रकार का सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। जब आप उसमें अपना ऐप वगैरह सब डाउनलोड करते हो,
फ़ोन नंबर सब ये सब डालते हो, उसके बाद वो आपको सर्विस लेवल एग्रीमेंट करके भी एक पेज देता है, जिस पे हिसाब से आप देख सकते हो। यानी कि आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस वगैरह सब टर्म एंड कंडीशन बताते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर सर्विस को करेंगे, कैसे इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, कैसे पेनाल्टी एंड रिवार्ड का क्या कांसेप्ट होगा। उसके बाद बात करते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट के बारे में। इसको एक बार सर्विस लेवल एग्रीमेंट को अच्छे तरीके से आप रीड करना। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट क्या होता है? अभी आप देखो कि आईआईटी स्टूडेंट लोग बहुत दिमाग वाले होते हैं, जो ओला वगैरह सब बना है, सब आईटी स्टूडेंट ने बनाया है। कभी-कभी उनके पास क्या होता है कि जो वेंचर्स होते हैं, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। अब वो दिमाग को यहाँ पर क्या करते हैं, जो बड़ी कंपनीज़ होती है, वो इनको फ्री में सारी चीज़ें सप्लाई करती है। उनको बोलती है, मैं तेरे को फैसिलिटी देने वाला हूँ, और इससे क्या होगा ना, फ्री में सप्लाई करेंगे तो फ्यूचर में जो गेन होगा ना, लेकिन उसमें हमको हिस्सा चाहिए। उसको बोलते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। ठीक है? इससे क्या होता है कि सप्लायर और कस्टमर दोनों का विन विन सिचुएशन होता है। कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरीके से तैयार किया जाता है कि अगर वो बिजनेस नहीं भी चला तो वो आईआईटीएन बंदे को अपने यहाँ हायर कर लेगा और उसको बोलेगा तेरे को इतने कम पैकेज पे हम नौकरी देंगे अगर तू ये सक्सेस नहीं कर पाया तो। इसका मतलब सप्लायर भी विन विन सिचुएशन में ही रहता है। फायदा हो गया तो सप्लायर का तो अपने आप फायदा हो गया, और जो कस्टमर होता है उसका भी विन विन सिचुएशन रहता है। जैसे कि वो आईटी स्टूडेंट, बिजनेस चल गया तो ऐसे ही कामयाब हो गया, नहीं चला तो जॉब तो पक्की ही पहले से डिसाइडेड है। यानी कि अब ये जो गेन शेयरिंग अरेंजमेंट होता है, ये फेलियर कब हो सकता है? जब आपका टर्म वगैरह सब प्रॉपर क्लियर ना हो, ठीक है, या फिर इंप्लीमेंट करने में एरर हो, या फिर जो आपका सप्लायर और कस्टमर है, यानी कि वो आईआईटीएन बंदा है और कंपनी है, उसमें बैड रिलेशन हो जाए। ये सारी चीजें उसको बोलते हैं गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आम भाषा में आपको बताने की पूरी कोशिश की है। ये चैप्टर आपको काफी मजा आया होगा, और अब जो आप स्टडी मटेरियल से पढ़ोगे तो आपको स्टडी मटेरियल आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है, बहुत इफेक्टिव लगेगा आपको। तो ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।